हेलो एवरीवन। आज 30 दिसंबर है और आज का जो पहला टॉपिक है वो है मलेरिया। अब मलेरिया जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होती है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण ये होती है और एक पैरासिटिक डिजीज है। ये पैरासाइट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज के थ्रू ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि सिर्फ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज ही मलेरिया ट्रांसमिट करती हैं, मेल्स नहीं करते। एक्चुअली जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो बाइट भी नहीं करते ह्यूमंस को। अब इसका कॉज क्या है? जब इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसी इंसान को काटती है तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट ब्लड के थ्रू लीवर के थ्रू फिर आरबीसी तक पहुंच जाता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट ने काटा, ठीक है, वहां से फिर वो ब्लड में गया, ठीक है, और फिर ब्लड के बाद लीवर में गया और उसके थ्रू आरबीसी तक पहुंच जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें तेज बुखार आता है, ठंड लगती है, चिल्स मतलब, फिर पसीना आता है, वीकनेस होती है और हेडेक होता है। कितने टाइप के होते हैं? मेनली 5 मेन स्पीसीज होते हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं, जिसमें से मेन जो है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन यही है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, और सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम नोवाल्सी, ये बाकी तीन भी हैं जो कि थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों ही मेन इंपॉर्टेंट हैं। फैल्सीपेरम के सीवियर मलेरिया होता है। इंडिया इस पार्ट इंडिया इज पार्ट ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। अब इसका जो टारगेट है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, वो 2030 तक इंडिया को मलेरिया फ्री बनाना है। 2030 के बाद जीरो इंडिजिनस केसेस आने चाहिए। नेशनल जो ये है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसको इम्प्लीमेंट करती है नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल, ये इसको इम्प्लीमेंट करती है। और WHO का ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016 टू 2030, ये इसका मेन एम क्या है? इसका गोल है 90% रिडक्शन इन मलेरिया इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी बाई 2030, ये इसका मेन एम है। और अभी जो रिसेंट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट आई थी, मलेरिया एलिमिनेशन टेक्निकल रिपोर्ट, इसने बोला था कि जो इंडिया का एम है 2030 तक इंडिया को मलेरिया फ्री बनाने का, वो थोड़ा सा खतरे में है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अर्बन मलेरिया के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये होते हैं एनोफिलीज स्टेफेंसी मॉस्किटो के कारण। तो ये हो सकता है इंडिया का जो मेन टारगेट है 2030 तक मलेरिया फ्री होने का, उसको अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो वैसे तो मलेरिया इंडिया में अब ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी मलेरिया बहुत ही ज़्यादा परसिस्टेंट है और रेगुलर बेसिस पे ऑकर करता रहता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मलेरिया का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता अनटिल अनलेस किसी इंसान का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो। वैसे तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन मलेरिया का नहीं होता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे पहले, अगर आप इसको इसकी PDF 2 पेजेस चाहिए या मंथली PDF चाहिए, दोनों ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाती है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सोमाली लैंड से रिलेटेड है। अब रिसेंट में क्या हुआ है कि सोमाली लैंड को इसराइल ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया है और इसराइल इसराइल ऐसा करने वाला पहला कंट्री बन गया है। तो सोमाली लैंड एक सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट रीजन है। कहाँ पे है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है, नॉर्दर्न साइड में। ज्योग्राफिकली ये एक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सोमालिया में है, लेकिन सोमालिया से अलग अपनी गवर्नमेंट और करेंसी भी चलाता है। इसकी कैपिटल है हरगेसिया, कैपिटल हरगेसिया है। और इसकी जो करेंसी है वो सोमाली लैंड शिलिंग है, सॉरी, सोमाली लैंड शिलिंग इसकी करेंसी है। और इसकी पॉपुलेशन रफली 5 मिलियन के आसपास है। सोमालीलैंड पहले ब्रिटिश सोमालीलैंड था। 1960 में ब्रिटिश रूल खत्म होने के बाद ये इटालियन सोमालीलैंड के साथ मर्ज हो गया। लेकिन 1991 में सोमाली सिविल वॉर हुई और उसके बाद सोमालीलैंड ने यूनिलेटरली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी अपनी। लेकिन आज तक किसी भी UN मेंबर कंट्री ने इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। तो अब सोमालीलैंड न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ये रीजनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये रेड सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का इंपॉर्टेंट पार्ट है और गल्फ ऑफ एडन से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इथियोपिया सोमालीलैंड पोर्ट एक्सेस की डील है, इसमें भी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट आ रही है। चाइना ताइवान डिप्लोमेसी का भी एंगल आएगा इसमें। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कहाँ पे इसकी? बाबल मंडेब स्ट्रेट के पास, ये रहा बाबल मंडेब स्ट्रेट।
ये एरिया ग्लोबल ट्रेड और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला एरिया। और रेड सी पे तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ही है, अभी 24 में ही रेड सी के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हैं कि सोमालीलैंड और सोमालिया दोनों वैसे तो एक देश हैं रिकॉग्नाइज देखें तो, लेकिन सोमालीलैंड अपने आप को सोमालिया का पार्ट नहीं मानता है। पर सोमालीलैंड ना ही यूएन का मेंबर है और ना ही अफ्रीकन यूनियन का इंडिपेंडेंट मेंबर है, और इंटरनेशनली भी इसको इसराइल के अलावा और कोई कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लेकिन ये इसके पास अपने इलेक्शंस होते हैं, अपनी आर्मी है, अपनी पुलिस है और अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो ये कुछ थी चीज़ें सोमालीलैंड के बारे में। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है वो है शुभांशरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये बन रहा है, इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। कहाँ पे बन रहा है? ये सुभांशरी रिवर पे, जो कि अरुणाचल और आसाम के बॉर्डर पे है। और ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी सिस्टम नहीं बनाएंगे, जो वाटर के फ्लो का ही यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी इसमें। कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है ये एक। और ये 1/3 जो रिजर्वायर है उसकी जो साइज है, जो 1/3 रिजर्वायर है उसका इस्तेमाल होगा फ्लड प्रोटेक्शन के लिए मेनली। तो यही मेन चीज़ें थी इसमें जो याद करने वाली थी, कि ये सुभांशु रिवर पे है और रन ऑफ द रिवर है, कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है, और 1/3 इसका यूज़ किया जाएगा फ्लड प्रोटेक्शन के लिए। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो कोलेरू लेक है। अब कोलेरू लेक कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा पे आता है। ये इंटर डेल्टा रीजन ऑफ कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे आता है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, फ्रेश वाटर लेक है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। और फिर इसमें कुछ चीज़ें, कुछ रिवर जो इसमें फ्लो करती हैं वो क्या है? बदामेरू रिवर है, रामीलेरू रिवर है, तमिलेरू रिवर है और इटाकाला रिवर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज है इसका और नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वायर की तरह काम करता है कृष्णा गोदावरी बेसिन का। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको पियरलेस फिशरमैन्स पैराडाइस बोला जाता है और बर्ड्स हेवन भी बोला जाता है इसको, क्योंकि ये 20 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स को एनुअली सपोर्ट करता है, जिसमें से कुछ ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड जैसे ग्रे पेलिकन, पेंटेड स्टॉर्क और ओपन बिल्ड स्टॉक हैं। और माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे साइबेरिया, सेंट्रल एशिया और हिमालयन रीजन से आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड के बारे में हमने डिस्कस कर चुका है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। फिर इसका प्रोटेक्शन स्टेटस है कि ये रामसर साइट्स को डेजिग्नेट किया गया है 2002 में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ये, और वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी है ये। इकोनॉमिक में यहाँ के लोग जो होते हैं वो फिशिंग पे, डक रेयरिंग पे और पैडी कल्टीवेशन पे मेजरली निर्भर करते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कोदेरू लेक से रिलेटेड। फिर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर आयुष। अब ये क्या है? तो ये जो स्कीम है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है आयुष सिस्टम को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट कराना। आयुष का क्या मतलब होता है? आयुष का मतलब, ए मतलब आयुर्वेदा, वाई मतलब योगा, एन मतलब, सॉरी नाम से ही चलते हैं, ए मतलब आयुर्वेदा, वाई मतलब योगा, यू मतलब यूनानी, एस मतलब सिद्धा और एच मतलब होम्योपैथी। तो ये आयुष का जो शॉर्ट फॉर्म था वो है, पर फुल फॉर्म इसमें कई सारी थेरेपीज आती हैं, जैसे नेचुरोथेरेपी और ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती हैं। पर एक्चुअली ये एक मेडिसिनल सिस्टम ही है, जैसे यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, ये सब चीज़ें। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि आयुष सिस्टम के लिए ग्लोबल अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस बढ़ाने का इसका मेन ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्टिव है। इंटरनेशनल लेवल पर आयुष इंस्टीट्यूशंस और एक्सपर्ट्स के बीच कोलैबोरेशन का, आयुष मेडिसिन और सर्विसेज के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का, एकेडमिक चेयर्स इस्टेब्लिश करने का फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, ताकि वहाँ पे भी इसके बारे में बताया जा सके और रिसर्च हो सके। रिसर्च और कैपेसिटी इंडिया में इंडिजिनसली डेवलप करने का। की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं स्कीम के? स्कीम का पहला कंपोनेंट है इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ आयुष एक्सपर्ट्स एंड ऑफिशियल्स। दूसरा है सपोर्ट टू आयुष मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर फॉर पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एक्सपोर्ट। ये नाम से ही लग रहा है कि ऐसे लोग जो आयुष से रिलेटेड मेडिसिन या चीज़ें बनाते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके एक्सपोर्ट को बूस्ट कराने के लिए काम किया जाएगा। आयुष इंस्टीट्यूशंस को अब्रोड, फॉरेन कंट्रीज में प्रमोट किया जाएगा। रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग में भी इसके लिए फंडिंग दी जाएगी और प्रमोट किया जाएगा। ग्लोबल ब्रांडिंग की जाएगी इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम की, जो कि मेनली क्या है? आयुर्वेदा है और सिद्धा है। फिर ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में ही आती है, नाम से ही इसके क्लियर है बहुत ज़्यादा।
और ये एक स्टेट स्कीम नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सिर्फ आयुर्वेदा के लिए नहीं है। ऑल आयुष सिस्टम कवर्ड है, मतलब आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी सारी चीज़ें कवर्ड हैं इसमें। तो ये था हमारा आयुष और ये इस स्कीम से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।